राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया। राजघराने के सदस्य विभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज कर दी है और अब उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भूपेश बघेल से जुड़े आरोपों पर विभा सिंह ने क्या कुछ कहा है, देखिए एशियन न्यूज से खास बातचीत में। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 और ये एक संदेश देने आई हैं कि इस बार भूपेश बघेल ने जिस तरीके से उनके परिवार का और उनका अपमान किया और जिस तरीके डराया है, इस विषय को लेकर वो चाहती हैं कि ऐसे व्यक्ति को राजनांदगांव की लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूँ। सन 2021-22 में देवव्रत सिंह ने वो, क्योंकि उनके लिए कठिन सीट थी, वो देवव्रत सिंह जी की सीट थी, तो उन्होंने जिला बना के वो सीट को बहुत कम मतों से विजय पाई थी उस सीट पे। पहले तो आपका स्वागत है जी। आप जो संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मेरा संदेश यही है कि जो लोग राजा देवव्रत सिंह जी को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे कोई लगाव है, वो बिल्कुल भी एक्स-सीएम साहब को, जो अभी राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं, उनको बिल्कुल भी वोट न करें। मैं ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि राजा साहब की आत्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। जिस महिला ने उनको पैसों के लिए उनके ऊपर एफआईआर किया, जिसका मैंने सबूत अभी आपको दिखाया, एफआईआर नंबर भी है उसमें, उस महिला को साथ लेकर के वो राजा देवव्रत सिंह की पत्नी बता करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी विधवा पत्नी को पहचानने से इनकार करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी इज्जत अपने फायदे के लिए ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल भी ना जिताएं। ये मेरे क्षेत्र वालों से, मेरे खैरागढ़ के क्षेत्रवासियों से, मेरे स्पेशली जंगल पट्टी के क्षेत्रवासियों से और पूरे राजनांदगांव से हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे स्वर्गीय पति राजा देवव्रत सिंह के सम्मान में मैं ये कहने आई हूँ, उनको श्रद्धांजलि देने आई हूँ फिर से एक बार, कि उनको देखते हुए भूपेश बघेल जी को बिल्कुल भी वोट ना करें। ये थी हमारे साथ विभा सिंह जी और हम बात कर रहे थे खैरागढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति और उसके अपराध के बारे में। एशियन न्यूज से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। देवव्रत सिंह जो यहाँ से 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद थे, उनकी धर्मपत्नी है। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 और ये एक संदेश देने आई हैं कि इस बार भूपेश बघेल ने जिस तरीके से उनके परिवार का और उनका अपमान किया और जिस तरीके डराया है, इस विषय को लेकर वो चाहती हैं कि ऐसे व्यक्ति को राजनांदगांव की लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूँ। सन 2021-22 में देवव्रत सिंह ने वो, क्योंकि उनके लिए कठिन सीट थी, वो देवव्रत सिंह जी की सीट थी, तो उन्होंने जिला बना के वो सीट को बहुत कम मतों से विजय पाई थी उस सीट पे। पहले तो आपका स्वागत है जी। आप जो संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मेरा संदेश यही है कि जो लोग राजा देवव्रत सिंह जी को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे कोई लगाव है, वो बिल्कुल भी एक्स-सीएम साहब को, जो अभी राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं, उनको बिल्कुल भी वोट ना करें। मैं ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि राजा साहब की आत्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। जिस महिला ने उनको पैसों के लिए उनके ऊपर एफआईआर किया, जिसका मैंने सबूत अभी आपको दिखाया, एफआईआर नंबर भी है उसमें, उस महिला को साथ लेकर के वो राजा देवव्रत सिंह की पत्नी बता करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी विधवा पत्नी को पहचानने से इनकार करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी इज्जत अपने फायदे के लिए ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल भी ना जिताएं। ये मेरे क्षेत्र वालों से, मेरे खैरागढ़ के क्षेत्रवासियों से, मेरे स्पेशली जंगल पट्टी के क्षेत्रवासियों से और पूरे राजनांदगांव से हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे स्वर्गीय पति राजा देवव्रत सिंह के सम्मान में मैं ये कहने आई हूँ, उनको श्रद्धांजलि देने आई हूँ फिर से एक बार, कि उनको देखते हुए भूपेश बघेल जी को बिल्कुल भी वोट ना करें। आज वो अपने सबसे सगा बताते हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने उनका अपमान किया, उनके आंसू निकले, उनके कारण पढ़ा वो पार्टी से बाहर गए क्योंकि उनको दिल्ली में ही रहें ऐसा वो चाहते थे और यहाँ की राजनीति में वो जनता के बीच सेवा नहीं कर पाए, ऐसा कुछ था?
हाँ, ऐसा ही चाहते थे। शायद उनको ये डर था कि भविष्य में मेरे पति सीएम पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए वो उनको पूरी तरीके से क्षेत्र से दूर करना चाहते थे, उनको दिल्ली भेजना चाहते थे। और वो खुद ये बताएं कि फिर राजा साहब कांग्रेस से बाहर क्यों आ गए, अपने जिंदगी की आखिरी सांसें वो कांग्रेस से बाहर क्यों लिए, और फिर जब कांग्रेस, ना तो वो पार्टी उनके साथ थी, ना वो महिला उनके साथ थी उनके लास्ट टाइम पे, तो फिर आज वो महिला और वो पार्टी और वो प्रत्याशी क्यों उनके नाम का वोट ले रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। अब वो तो आज भाई बोल रहे हैं, तो फिर आपका क्या संदेश है? वो भाई थे क्या? जब वो भाई थे तो वो कांग्रेस से उनको बाहर क्यों जाने दिए? और अगर वो पद्मा जी के भाई थे, 30 सालों के खजुराहो जाते थे, तो तलाक क्यों होने दिया? और फिर उनको पैसों के लिए एफआईआर क्यों करने दिया? तो भाई का रोल अदा करते। आपने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, कम से कम एक अच्छी मोटी उसमें एक फिजिक्स की पूरी किताब हो जाएगी 12th की। जी जी। उतने सबूत इकट्ठा करने में आपको मुश्किलें आई? हाँ, मुश्किलें थोड़ी आई, अभी तो और भी बहुत सबूत है और सब कोर्ट में चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बाहर आता जाएगा। जैसे राजा साहब के फर्जी सिग्नेचर बना के काम हो रहे हैं, वैसे उनकी फर्जी बीबी ला करके, वाइफ पत्नी ला करके काम हो रहा है, वैसे ही सब कुछ हो रहा है। आपके ऊपर कई हमले हुए जी। आप बता रही हैं कि वो भूपेश बघेल के करीबी थे। करीबी तो ये जो आपराधिक किस्म की प्रवृत्तियां हुई, तो क्या आप मानती हैं कि यहाँ का प्रत्याशी अपराधियों का दोस्त है? बिल्कुल, अपराधियों के गैंग उनके साथ चल रही है, वही लोग मेरे पे जानलेवा हमला किए और आज तक वो मुझे धमकी देते हैं। आज तक मुझे मेरे घर उदयपुर में जाने में वो गुलशन तिवारी की वजह से ही प्रॉब्लम आती है और वो धमकाता है, हर तरीके से परेशान करता है। और वो जिस तरीके से उनको कल माला पहना रहा था, जिस तरीके से उनके साथ घूम रहा है पिछले लास्ट टाइम से, और जिस तरीके से उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, जितने भी हैं और भी लोग हैं, 5 7 8 लोग हैं, तो वो मैं मानती हूँ कि उनके संरक्षण तो पूरा है, उनके ऊपर पूरा संरक्षण। अभी की सरकार पे आपको भरोसा है कि वो आपकी सुरक्षा भी दे पाएगी और आपको आपके अधिकार भी दे पाएगी? जी बिल्कुल, दिया। मेरा अधिकार मुझे मिला, मुझे बहुत ही खुशी हुई उस दिन मुझे लगा छत्तीसगढ़ में मेरा कोई वजूद है, नहीं तो मैं तो भूलती जा रही थी कि ये लड़ाई मैं लड़ पाऊंगी कि नहीं। पहली बार मुझे लगा, ये तो मैं जिन ईश्वर की पूजा करती हूँ उनकी कसम खा करके बोल सकती हूँ, पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मेरे लिए भी कोई है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो पार्टी औरत का सम्मान कर रही है और मैं महफूज हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने क्षेत्र की औरतों को बताऊँ, सभी लोगों को बताऊँ कि आप इस पार्टी को चुने, ये आपके साथ खड़ी है। मोदी पसंद है कि राहुल? योग्य कौन है? पसंद छोड़े, योग्य कौन है? सर, उसमें तो कोई बात बोली ही नहीं जा सकती। राहुल जी हमें नहीं लगता कभी भी लाइफ में पीएम क्यों बन सकते हैं, और मोदी जी का किसी से कंपैरिजन नहीं करा जा सकता, किसी से नहीं। बात करने को ये थी हमारे साथ विभा सिंह जी, और हम बात कर रहे थे खैरागढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति और उसके अपराध के बारे में। एशियन न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आप लोग को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप लोग हमें पहचानते हैं? आप लोग मुझे पहचान रहे हैं, मैं कौन हूँ? तो हमारे भूतपूर्व सीएम साहब हमें नहीं पहचानते, यही मुद्दा है हमारा आज यहाँ आने का। ऐसे तो बड़ा दुख भरी बात है ये कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने सुना था वो स्टेटमेंट तो हमें बहुत बुरा लगा था। सच पूछे तो मुझे रोना भी आ गया था कि एक थोड़े दिन पहले वो मुखिया थे, छत्तीसगढ़ के सीएम थे, और उन्होंने नहीं पहचाना। जब वो हमें नहीं पहचान रहे थे तो इसका मतलब 2016 से वो राजा साहब से भी उनकी कोई पहचान नहीं थी, खत्म हो चुकी थी, और खैरागढ़ को भी वो शायद नहीं जानते थे उससे पहले, ऐसा लगता है मुझे। और इसीलिए मैं इसी से कुछ क्वेश्चंस थे मेरे, जो मुझे ये लगता था कि मेरे साथ जो हुआ है उसमें कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है, पद्मा देवी जी को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिससे वो हमारे ऊपर हमला करवा रही हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि 2021 में जब हमारे पति राजा देवव्रत सिंह जी का देहांत हुआ था 4 नवंबर को, तो मुझे क्षेत्रवासियों ने कुछ
लोगों ने ये शंका जाहिर की थी कि राजा साहब को कुछ दिया गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ थी नहीं और मेरे आने से पहले घर से बॉडी निकाल दी गई थी। मुझे तो जाकर के जहाँ पर संस्कार होता है वहाँ पे उनको मैं देख पाई थी और मेरे ये कहने के बाद कि पोस्टमार्टम करना चाहिए और नहीं किया गया था और मैंने मीडिया पे भी बहुत बात उठाई थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी थी और सब वहाँ पे संस्कार कर दिया था। और उसके बाद से 24 दिसंबर को मैंने नांदगांव एसपी को, राजनांदगांव के एसपी को व्हाट्सएप पे एक लेटर लिखा था कि मुझे लगता है कि उनका जो देहांत हुआ है उसके पीछे कुछ राज है। मुझे उनकी मौत नेचुरल नहीं लगती है और इसकी जांच कराई जाए। उसके तुरंत बाद 27 तारीख को बच्चों को भेज करके 26 को बच्चों बजाय एक्शन होने के उसको पढ़ा गया, उस पर ब्लू टिक हुआ। मेरे पास पूरा सबूत है, मैं फोन में लेकर आई हूँ और उसको इग्नोर करके बच्चों को भेज के और कि मैं उनको परेशान कर रही हूँ और मेरे ऊपर अटैक करा दिया गया। मेरे घर में गुंडे घुसा दिए गए, इवन मेरे बेडरूम तक वो गुंडे गए। सब वीडियोस हैं, सारे प्रूफ्स थे। उसके 2-3-4 दिन बाद उदयपुर के मेरे महल में बिल्कुल सुनियोजित तरीके से टेंट लगा करके, खाना पीना करके, वाइन बांट करके, शराब पिला करके गुंडों को तैयार किया गया। गुंडों से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। मेरे ऊपर मेरी गाड़ी को पूरा प्रशासन की गाड़ी को भी तोड़ा गया और मेरी गाड़ी को भी तोड़ा गया। मैं बहुत मुश्किल से वहां से निकाली गई और मैं एक कपड़े में बेबी लॉन में रायपुर में 10 दिन तक रही, बुरे हालत में, और 4 महीने तक मैं जा नहीं पाई। मैंने सीएम साहब को बहुत चिट्ठियां लिखी कि सीएम साहब मुझे सुरक्षा दें, और जबकि मेरे पास प्राइवेट 2 मेरे गनमैन थे जिनको पुलिस वालों ने भगा दिया और जो मेरी गाड़ी थी उसमें पुलिस ने जैमर लगा दिया। मैं सब पिक्चर्स लाई हूँ, उस वक्त का एक स्क्रीनशॉट लाई हूँ, सब सबूत पे लाई हूँ, सब आपको मैं दूंगी अभी। और वो सारी चीज जब मैंने किया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला क्यों हुआ, मेरे पति का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया जब वो गाड़ी में डेथ हो गई थी उनकी। और सीएम साहब कहते हैं कि उनका पद्मा देवी के परिवार से, खजुराहो से 30 साल पुराना संबंध है और पद्मा देवी जी कहती हैं कि वो उनके बड़े भाई हैं। तो कांग्रेस से बाहर करने में क्या पद्मा के कहने से सीएम साहब ने उनको राजनीति कांग्रेस छोड़ने पे आमादा कर दिया था, उनको इस कदर परेशान किया था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया या उनको निकाल दिया, इस वजह से कि पद्मा देवी जी तलाक लेकर के जा चुकी थी और अब वो चाहती थी कि वो राजा साहब पार्टी से बाहर आ जाएं और पद्मा देवी जी आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ी। ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है अब देख करके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यशोदा जी भी पद्मा को प्रेजेंट पत्नी बना करके उनका एक फर्जी आधार कार्ड, पुराना आधार कार्ड लेकर के भोले भाले गांव वासियों के बीच में जा करके प्रचार कर रही है और खुद को वर्तमान पत्नी बता करके उन्होंने वोट मांगा। यशोदा जी ने पूरा फायदा उठाया। मैंने कंप्लेंट करवाया, चुनाव आयोग से शिकायत की, वीडियोस भी है मेरे पास जिसमें बोला जा रहा है कि देवव्रत सिंह जी की धर्म पत्नी बैठी हैं और ये उनको सामने लाया जा रहा है। तो इस कदर गुंडागर्दी कर रही थी कांग्रेस। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है। कांग्रेस पहले जरूर अच्छी रहती होती होगी, लेकिन अब बहुत ही छोटे स्तर का राजनीति कर रही है कांग्रेस। और स्पेशली उसमें हमारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी का जो स्तर मैंने देखा है अभी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बार बार आहत किया, मेरे शिकायत एज अ मुखिया मैंने उनसे शिकायत भी किया कि ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ, मेरा नाम मेरी जगह पे तलाकशुदा औरत को ला करके पत्नी बताया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए 3 दिन पहले राजीव चौक पे फिर से वहां पे भाषण दिया और पद्मा जी को बगल में बिठा करके उन्होंने बोला कि 30 साल पुराना मेरा रिश्ता है पद्मा जी से और मैं जो हूँ मैं खजुराहो भी जाता रहा हूँ, और इस तरह का स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और उनका ये कहने का आसार था कि मैं बारात में भी गया था। तो वो इस तरह से झूठ बोल करके भोले भाले गांव वालों को बहला फुसला करके
वो तब कहाँ थे जब चुनाव लड़के अजीत जोगी जी की पार्टी से 3 साल तक थे, विधायक थे, तो भूपेश बघेल जी का एक भी दौरा खैरागढ़ में नहीं हुआ था। ना ही पद्मा जी आती थी। 18 और 19 की चुनाव में विधायक और सांसद का जो चुनाव हुआ था राजा साहब के जिंदा रहने पे, उसमें ना तो पद्मा थी, ना ही उसका कोई वजूद था। फिर क्या प्लान था? मुझे ये नहीं समझ में आता कि राजा साहब की मौत के पीछे क्या राज था। उसके बाद मुझे मारने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश जो लगातार करी जा रही है, आज तक दिल्ली में भी कोशिश हुई थी मेरे साथ, उन सब उसका भी कंप्लेंट है, सबूत है मेरे पास। तो उन सब चीजों का रीजन क्या है? क्या हमारे महल को, हमारे परिवार को खत्म किया जाएगा? और भूपेश बघेल जी को अगर प्रचार करना था, और कांग्रेस बच्चे हैं, शताक्षी बड़ी हो चुकी है, उनको लेकर के प्रचार करते हो, आर्यव्रत को लेकर प्रचार करते, उन्होंने पद्मा को ही क्यों चुना? तो मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें कि मुझे सुरक्षा, मैंने सीएम साहब को कई लेटर लिखे थे, मेरी जान खतरे में है, मुझे सुरक्षा दी जाए। आप ही लोगों के सामने बहुत पेपर्स में आया था ये, यहीं पे इसी जगह पे, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। मुझे हाई कोर्ट में डाला मैंने, तो हाई कोर्ट से मुझे सुरक्षा मिली, हाई कोर्ट से फटकार भी मिली सबको कि छत्तीसगढ़ को आपने बिहार बना लिया है। यहाँ पे किसी महिला के साथ एक व्यक्ति, एक छत्तीसगढ़ के बड़े नामी गिरामी व्यक्ति के देहांत हो जाता है और उनकी विधवा के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है, उनको एक कपड़े में घर से निकाल दिया जाता है, और इस चीज में सपोर्ट पूरा का पूरा इसका था। मेरे पास पूरा सारे पिक्चर्स हैं। ये गुलशन तिवारी है जो इसका पूरा का पूरा करता धरता था, और इसकी पूरी पिक्चर्स ली है मैंने, पूरे वीडियोस में है। और लगातार भूपेश बघेल जी इनके साथ घूम रहे हैं, और इनको अभी अरेस्ट भी किया था। 3-4 महीने पहले ये अरेस्ट भी हुए थे उसी बलवे में, जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। और ये लगातार मुझे धमकाता है। मुझे आज भी ये आदमी उदयपुर के अंदर जाने नहीं देता, जान मारने की धमकी देता है। ये है, और एक हरजीत सिंह है जो पद्मा देवी का पेट्रोल पंप चलाता है। ये दोनों गुंडे आज भी मेरे ऊपर जानलेवा अटैक करते हैं, और ये दोनों के दोनों भूपेश बघेल जी के साथ घूम रहे हैं। तो जब उनको पता है कि ऐसा है, तो वो क्यों इनके साथ में, कितनी सारी पिक्चर्स आपको हम देंगे जो आप देखोगे कि, और ये आदमी 6 दिन वहां पे जेल में बंद था अभी 4 महीने पहले। तो ये सब चीजें मैं बताने के लिए आई थी कि इस तरह से मेरे साथ किया गया, और इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है सभी नांदगांव के पूरे लोकसभा पूरे के पूरे क्षेत्र से, एक महिला की तरह मैं बोल रही हूँ, एक दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की विधवा के रूप में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पार्टी, जो इंसान महिला का सम्मान नहीं कर सकता, और ऐसी महिला का जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका हो और उनको घर से निकाल दिया जाए, उनके ऊपर हमला कराया जाए, सुरक्षा मांगने पे सुरक्षा ना दी जाए। मेरे पास वो चिट्ठियां हैं, और उनको पहचानने से इनकार, भूपेश बघेल जी ने भी मुझे पहचानने से इनकार किया, उनकी विधायिका यशोदा वर्मा जी ने भी इनकार किया, और मेरे पति का मूर्ति बनाया गया। कभी आपने सुना है कि किसी दिवंगत आत्मा की मूर्ति, अगर पर्सन की मूर्ति बनाई जाती है, तो उनकी पत्नी को जरूर बुलाया जाता होगा, बताया जाता होगा, लेकिन मुझे बार बार छोड़ा गया। जब भूमि पूजा हुई तो भी छोड़ा गया, और पूछने पे यशोदा जी ने कहा मैं उनको नहीं जानती। उसके बाद अभी फिर वही हुआ, भूपेश बघेल जी ने भी मुझे छोड़ दिया अनावरण के दिन, और पूछने पे उन्होंने कहा वो नहीं जानते। जी को एक लेटर लिखा था, और कलेक्टर को भी शिकायत किया था कि मुझे भी बुलाया जाए। मेरे बिना जाने, मेरे से बिना कंसर्न लिए मेरे पति की मूर्ति लगाई जा रही है, तो उस पे एक्शन तुरंत हुआ, मुझे सम्मान मिला। और इस रीजन से मैं कह रही थी कि बीजेपी, चूंकि मैं खुद यूपी की हूँ
और वहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं का सभी का बड़ा सम्मान है, और जिस तरीके से गुंडागर्दी वहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ा ही शांत इलाका था, लेकिन अभी कुछ दिनों से गुंडागर्दी शुरू थी, जो बीजेपी के आने से कम होगी ये मुझे उम्मीद है। और वो रीजन ये नहीं है कि मैं बीजेपी में जुड़ने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैंने कहीं टिकट नहीं मांगा है आज तक, और न ही मेरा अभी कोई ऐसा प्लान है। बस सिर्फ और सिर्फ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको स्वीट्स में से लड्डू पसंद है, आपको काजू कतली पसंद है, तो आप वही खाओगे। तो मुझे अगर बीजेपी पसंद है और मुझे लगता है कि मोदी जी के हाथों देश सेफ है, सिक्योर है, जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से है, 2014 से है, तो हमें ये बोलने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने स्पीच दिया था, तो मैंने बोला था मोदी जी के जैसा कोई नेता नहीं है। और आज की डेट पे अगर मोदी जी नहीं भी होते हैं पीएम, तो कौन, किसकी शक्ल, किसके चेहरे पे चुनाव हो सकता है, कौन बन सकता है? मुझे नहीं लगता मोदी जी के अलावा कोई भी ऐसा चेहरा, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है जो कि देश को संभाले। देश का मुद्दा सिर्फ महंगाई और इन चीजों में ही नहीं होता है। जो मुखिया होता है देश का, घर का, उसको बहुत कुछ देखना होता है, सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर कौन हमला कर रहा है, घर के बाहर की चीजों से भी बचाना होता है। तो हर चीज वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं तो हमेशा से उनकी बहुत प्रशंसक हूँ। मेरे पति जरूर कांग्रेस में थे, लेकिन मैं तो कभी नहीं थी, और पति ने भी लास्ट अपने आखिरी सांस उन्होंने कांग्रेस में नहीं लिया था। उनकी इतनी उपेक्षा की गई थी, उनकी इतनी बेइज्जती की गई थी, उनको खून के आंसू रुलाए गए थे, और उसमें कई नेताओं के हाथ थे और भूपेश बघेल जी के स्पेशली हाथ था। और मुझे तो राजा की संपत्ति राजा की है कह करके, रानी, राजा की डेथ के बाद रानी को घर छोड़ देना चाहिए कह करके संदेशे भेजे गए थे, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कुछ आला नेताओं ने ही भेजा था, जिनका नाम मैं भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये कह के निकाला जा रहा था कि राजा की संपत्ति राजा की होती है। तो ये सब मेरे बातें थी जो मैं लेकर के आई थी, और मैं फिर से एक बार विनती करना चाहूंगी सभी से कि वोट उन्हीं को डालें, उन्हीं को करें जो आपको लगे कि इनके साथ आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, जहाँ गुंडागर्दी नहीं है, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान है। स्पेशली मैं महिलाओं से बोलूंगी कि महिलाएं जरूर ध्यान दें कि अगर किसी महिला का इस तरह से अपमान हो रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि मैं इनको नहीं जानता। अगर भूपेश बघेल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्तेश्वरी देवी जी को भी कल का कह देंगे मैं इनको नहीं जानता, कई सारे सवालों पे वो चुप रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई ये बोल दे कि नहीं हम उनको नहीं जानते। किसी की पत्नी को आप इतना हर्ट कर रहे हो, राजा देवव्रत सिंह के आत्मा को आप तकलीफ दे रहे होगे। जो महिला पद्मा देवी ने तलाक लिया, 11 करोड़ लेकर के, वो किसी और के साथ उन्होंने घर बसा लिया, बाकायदा शादी कर लिया, और उसके बावजूद उन्होंने पैसों के लिए ही राजा साहब के ऊपर उन्होंने कंप्लेन लिखाया था। ये राजा साहब का हलफनामा है इलेक्शन कमीशन का, इसमें ये है, आप लोग देख लें, ये एफआईआर नंबर है जो कि राजा साहब के ऊपर दिल्ली में पुलिस कंप्लेन है, एफआईआर किया था पद्मा ने पैसों के लिए। आप लोग इसको लेकर के देख सकते हैं। ऐसी महिला को लेकर के राजा देवव्रत सिंह की पत्नी बता करके भूपेश बघेल जी वोट कलेक्ट कर रहे हैं। ये पिक्चर्स हैं पद्मा देवी की जो उन्होंने मैरिज किया है, ये उनकी पिक्चर्स हैं जो मैंने आईबीसी पे भी दिखाया है। ये पिक्चर्स हैं, आप देखें। इन महिला को पत्नी बता करके वोट मांगना कहां तक का न्याय है? ये क्या राजा साहब की पत्नी लगती है? शायद भूपेश बघेल ये भूल गए कि जब वो बारात में गए थे तो वो दूल्हा कौन था, राजा देवव्रत थे कि ये नितिन पंत, ये महाशय थे? शायद वो भूल चुके हैं कि किसकी बारात में गए, तभी उन्होंने ऐसी बात करी। आप लोग ये सब देख सकते हैं। और राजा साहब ने साफ लिखा था कि मेरी ये राजा साहब का स्टेटमेंट है जनसत्ता का,
जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं लगातार कांग्रेस की उपेक्षाओं से परेशान होकर के पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है मुझे। तो ये सब आपकी ही चीजें हैं, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। और मेरे साथ तो बस यही बताना था आपको कि जिस तरीके से बच्चों को भेज के मेरे जांच मांगने पे मेरे ऊपर तरह तरीके के षड्यंत्र करके लांछन लगाए गए, बेबुनियाद, जिनका कोई सबूत नहीं था, कोई बात नहीं थी। 2 सालों में मैंने कई सबूत दिए, मुझे तो कोई सबूत नहीं मिला मेरे खिलाफ। तो फिर इस तरह से बातें फैला करके बच्चों को हड़कंप मचा करके मेरे ऊपर अटैक कराया गया। तो बस मेरे यही क्वेश्चन है आप लोगों से, और कुछ आप लोग पूछेंगे तो बताओ। मुझे ये लगता था उस वक्त भी, मैंने कई पीसी की थी आपके यहाँ से कि मेरी जान को खतरा है और उनकी जो मौत है वो नहीं लगता कि नेचुरल है। और मैंने ये एसपी साहब को लेटर लिखा था, मेरे व्हाट्सएप पे है, और ऐसे कॉपी भी मैं इसके निकाल के लाई, मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। मैंने इसको खोली तो मुझे ये लगता है कि अब जिस तरीके से पद्मा देवी हावी हो रही है, उसको देख के लगता है कि कुछ तो हुआ था और कहीं से उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला और चीजें नहीं क्लियर हो पाई। और मुझे उस वक्त इतना डराया गया, मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया गया कि मैं शायद ज्यादा मांग भी नहीं कर पाई। मैं पीएमओ ऑफिस में तब भी लेटर बना चुकी थी, भेजना चाह रही थी कि जांच हो, लेकिन जिस तरीके से मुझे दबाया जा रहा था, मुझे इस तरह परेशान किया जा रहा था, तो मैं कर नहीं पाई। मेरी गाड़ी में जैमर लगा दिया गया, मेरी गाड़ी को जैम कर दिया गया, मुझे निकलने से मुझे खुद महल में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने बिना बताए मेरी गाड़ी में जैमर लगा दिया था, क्यों मुझे समझ में नहीं आया। और जब मैंने कंप्लेन किया तो मेरे ऊपर अटैक हो गया, वो भी मुझे समझ में नहीं आया क्यों। आपने एक सवाल उठाया है कि राजा साहब का मोबाइल कहाँ है। जी, राजा साहब का मोबाइल कहाँ है, वही मैं पूछना चाहती हूँ। राजा साहब का मोबाइल कहाँ है? ये देखिए आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पे इस डेट को मैंने एसपी साहब को लेटर लिखा है, ये इस पे ब्लू टिक हुआ है। मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया है कि मेरी जान को खतरा है, कोई एक्शन नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे बच्चों ने कॉन्फ्रेंस किया और वो मतलब मेरे यहाँ अटैक कर दिया गया। उस समय जो भी एसपी रहा होगा, क्या उसकी शिकायत आपने डीजीपी से की, होम मिनिस्ट्री से की, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से की? बिल्कुल, मैं तो तब से लगातार आज तक शिकायत करती आ रही हूँ, लगातार। ये मेरे वकील साहब बैठे हैं, इन्होंने जाने कितने केसेस डाल रखे हैं कोर्ट में। जब पुलिस ने नहीं सुना है तो कोर्ट में लगाया है हमने, और लगातार चल रहा है। ये खुद भी आपको बताएंगे कि हम लोग हमको तो सुरक्षा ही हाई कोर्ट से इसीलिए मिली कि हमला हुआ। भाई, हमला को कोर्ट ने माना है तो हमला तो हुआ, फिर कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वहीं पे एक छोटा सा बलवा किया था बीजेपी के विक्रांत सिंह जी, जो हमारे फैमिली के मेंबर ही हैं, आप जानते ही होंगे, तो उनके ऊपर तो एफआईआर हो गया था। फिर हमारे यहाँ के बलवे में जहाँ पे जानलेवा हमला हुआ, सुरक्षा भी मिली, वहां उस महिला को सुरक्षा भी आप नहीं देते हैं और कोई किसी को अरेस्ट भी नहीं करते। ये एक ऐसी अजीब सी बात थी। कहीं तो पार्टी सपोर्ट कर रही थी, मुझे दबाया जा रहा था, डराया जा रहा था, मुझे ये सब कहा जाता था कि ये गाड़ी में चल रही है, ट्रक से दबा दिया जाएगा, वहां के लोग बोलते थे। और मैं शिकायत करती थी, कोई नहीं सुनता था, कोई भी नहीं सुनता था। हमारे को तो बिल्कुल सुसाइड के लिए प्रेशर एक तरीके से बना दिया गया था कि हम कुछ कर बैठे। हर चीज उन्होंने हथकंडा अपनाया, तो ये चीजें हुई हैं। और जी चुनाव में हुई है ये आपकी प्रेस वार्ता का एक उद्देश्य। दूसरा, आप जो है बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है? बीजेपी के लिए वोट मांगना या आपकी अपनी परेशानी? आपकी दोनों बिंदु पर, क्योंकि भूपेश बघेल लोकसभा प्रत्याशी हैं और परसों जो है वोटिंग होनी, ये पॉलिटिकल है या फिर आपकी व्यक्तिगत परेशानी? जी, और व्यक्तिगत में ये है कि ये बार बार होता रहा, ऐसा नहीं कि सर पहली बार हो रही है। अभी विधानसभा चुनाव में भी यही सेम चीज हुआ था, मैं आपको दिखा दूं, मैं लेकर आई हूँ।
कि फिर मैंने कंप्लेन दिया था, यही पहचानने से इनकार किया गया था मुझे। और पूरा चुनाव हो गया, सोचिए 4-5 दिन पहले ही मैं क्यों करूंगी। मुझे 4-5 दिन पहले खबर लगी कि वो प्रचार कर रहे हैं और पद्मा देवी को प्रेजेंट वाइफ बता रहे हैं, तो फिर से मैं आई हूँ। और मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो पार्टी इस तरह से छलावा कर रही है गांव वालों के साथ, ऐसा कि आप इतने बड़े हस्ती होकर के आप बोल रहे हो जाके कि ये पत्नी है, तो ऐसे ऐसी राजनीतिक पार्टी और उस पार्टी के प्रत्याशी के हाथ में हमारा क्षेत्र सेफ नहीं है। और वैसे भी भूपेश बघेल जी को चुनाव जीत जाने के बाद दिल्ली की राजनीति करनी है और क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो हम उस चीज से बचाने के लिए, कोशिश करने के लिए ही हम दिल्ली से कल आए हैं कि हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी, जिन पे हमारे पति देवव्रत सिंह जी अपनी जान देते थे, जिनके लिए उन्होंने जान दिया है और हमेशा उनका मन वहीं बसता था, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जिंदा रहते तक उनको सही गलत समझाऊं, सही गलत बताऊं। अगर पॉलिटिक्स मेरा मुद्दा होता या बीजेपी का कोई मेरे ऊपर दबाव होता या मेरा कोई लालच होता, तो मैं क्षेत्र में जाके प्रचार कर रही होती। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये अपनी बात नहीं रखती, मैं आती, मैं ज्वाइन भी करती, मैं प्रचार भी करती, जैसे पद्मा जी घूम रही हैं मैं भी करती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। ना ही बीजेपी ने मेरे से ऐसा कुछ कहा है। बीजेपी के एक भी पर्सन ने मेरे से कोई भी बात नहीं की है। ये पिछले 1 वीक से हर चैनल पे मेरा डिबेट भी हुआ है, मेरी बात भी हुई है और सभी ने पूछा है, मैंने सबको बताया कि किसी से मेरी किसी बीजेपी के किसी भी मेंबर से बात नहीं हुई है, ना हो रही है इस टॉपिक को लेकर। क्या कारण है कि भूपेश बघेल जी आपको देवव्रत सिंह जी की पत्नी मानने को तैयार नहीं है? निधन के पहले आपको देवव्रत सिंह जी से क्या कारण है कि भूपेश बघेल जी आपको वर्तमान पत्नी मानने को तैयार नहीं है? जी, निधन के पहले, राजा साहब के निधन के पहले आपके संबंध में कहीं कोई प्रॉब्लम था क्या? सर एक बात, वो पहचानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो वो जाने कि क्यों नहीं। और दूसरी बात, राजा साहब से संबंध में मेरे खटास थे। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो मुझे बताए कि कौन ऐसा आदमी है जिसके पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, खाली रामायण पे हाथ रख के कि अगर झगड़ा आज हुआ है और वो हो भी गया तो उससे पत्नी मानने में इनकार हो जाएगा। मैंने तलाक तो नहीं किया था या मैंने कोई पैसा तो नहीं मांगा था, पैसों के लिए मैंने कोई एफआईआर तो नहीं लिखाया था। जो पद्मा जी लिखवा के घूम रही है एफआईआर, वो एफआईआर भी कराया, उन्होंने एलिमनी भी लिया, उन्होंने शादी भी कर लिया और उनको प्रेजेंट पत्नी बताया जा रहा है। और जो पत्नी का कोई भी सबूत, कोई भी इस तरह की चीज जो मैंने करी हो, सिवाय इसके कि मैंने एक पद्मा के बारे में कभी कुछ बोला होगा तो उस पर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट झगड़ा हुआ होगा, वो पुराना वो बात, तो उस बात को ला करके ये राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं भूपेश बघेल जी, तो क्या कर रहे हैं? वो तो बहुतों को, तो सौम्य चौरसिया जी को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, उनको तो वो भी नहीं याद है। बताइए आप। निधन के दौरान आप दिल्ली में कब से थी? कैमरे में वो होगा, फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे आपको। कौन कहता है? आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बहुत सारे जी बातें तथ्य आया था जो अफसोसनीय भी रहा है। जी जी। तो वो ऑडियो आप बताएंगे कि वो ऑडियो कहाँ से आया था? आपको पता हो शायद कि कहाँ से आया था? राजा साहब का मोबाइल कहाँ है, किसके पास है? क्या वहां से कोई चीज निकली है? ऑडियो जैसा भी हो, ऑडियो तो आप ही लोगों से आएगा। नहीं, ऑडियो नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि ऑडियो मेरा है? ऑडियो वहीं से आया था जी। तो ऐसी कोई घटना हुई रही होगी तभी आया था। कैसे आप कैसे कहते हैं घटना हुई रही होगी? कैसे कह सकते हैं? आप बताएंगे घटना हुई? वो तो मैं ही बता सकती हूँ, आप बताएंगे। और या फिर जो चले गए वो बता सकते हैं। मैं कहती हूँ कोई घटना नहीं हुई थी। और एक नॉर्मल घटना जो रूटीन में होती है वो घर में 100 बार होती है। आपके कहने का मतलब ऑडियो फेक था? बिल्कुल फेक था, उसकी जांच नहीं हुई। आपको चाहिए प्रूफ तो वो प्रूफ भी मैं आपको मिल जाएगा। मैंने बार बार कंप्लेन दिया, साइबर में भी दिया, सभी जगह दिया कि जांच हो। ये ऑडियोज आए कहाँ से, किसने लीक करा, किसने इसमें क्या कट पेस्ट किया, कुछ भी चीज नहीं आई। यही तो जांच नहीं होने के बाद में उसका जांच करवाने के लिए क्या एक्शन लिया? मैंने कोर्ट में डाला है। ये बैठे मेरे वकील साहब, मैंने मोबाइल की मांग की है, कोर्ट में डाला है।
अगर ये सबूत भी चाहिए तो मैं अगला कॉन्फ्रेंस करके जो कोर्ट में एसीजीएम कोर्ट में चल रहा है केस कि वो जांच हो और मोबाइल किसके पास है, ये सारे प्रूफ आपको दे दूंगी। जब पुलिस ने नहीं सुना, प्रशासन ने नहीं सुना, तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया है और ये चीज आएगी आगे, हर चीज की जांच होगी। जितने फर्जी षड्यंत्र हुए, किस तरीके से राजा साहब के फर्जी सिग्नेचर से वहां पे पैसे लिए जा रहे हैं, ये देखिए आप, उनके फर्जी सिग्नेचर है ये। 2022 में राजा साहब ने फर्जी रिसिप्ट पे साइन किया है। आप मान सकते हैं कि कोई देश का भूतपूर्व सांसद और 4 बार का एमएलए, उसका फर्जी सिग्नेचर बनाया जा रहा है, उस पर कोई एक्शन हुआ? पुलिस को मैंने 4 बार कंप्लेंट दिया है, आप देखो इसको। ये फर्जी सिग्नेचर है 2022 का, जिसमें देवेंद्र सिंह का सिग्नेचर है, जो कि 2021 में खत्म हो चुके थे। ये हमारा जयदेव बेचर, जिसके वो प्रोपराइटर थे, उनके सिग्नेचर से काम चल रहा है वहां पे। मैं तो हर चीज का जांच डाला है मैंने, वक्त लगता है, सब सामने आएगा और सबको मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। जितने फर्जी सिग्नेचर से चीजें बनाई गई हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, जो भी चीजें की गई हैं, सबको लेकर, इसीलिए मैं सब लेकर आई हूँ और मैं सब केस लड़ रही हूँ, इसीलिए इतने पेपर्स हैं मेरे पास, सब लेकर मैं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इनके पास है, जितने भी इल्जाम मुझे लगाए गए हैं, तो पेपर लेकर आए, मुझे दिखाएं, कहीं तो कुछ होगा। कोई एक पिक्चर तो मेरी होगी कहीं पे, आज से 20 साल 30 साल पुरानी कोई पिक्चर होगी कि नहीं होगी? आप लोग बताएं, कुछ तो होगा। 2 साल गुजर गए, 2.5 साल, क्यों नहीं कोई लेकर आता? आप मुंह से बोलोगे कि आगरा का ताजमहल मेरा है, लाल किला मेरा है, तो क्या मान जाएंगे हम? आपको सबूत देना होगा। आपने कहा साइबर सेल में मैंने कंप्लेंट की जी, अब हो रहा है, कल को वहाँ पे जो भी हो जी, तो अभी की स्टेट गवर्नमेंट के समय आपने पुनः शिकायत की है? नहीं, अब मैं करूंगी। अभी तो कोर्ट में डाल दिया ना सर, पुलिस से निकल के वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है, पहले लोअर कोर्ट से अपर जाता है, अपर से हाई कोर्ट जाता है। तो मुझे लगता था कि हाई कोर्ट से जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तब फैसला होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है या, लेकिन अब लगता है कि हम हाई कोर्ट में ही फैसला कर लेंगे उसका। जी, और बिल्कुल हाई कोर्ट से मुझे सुरक्षा मिली तो मुझे बड़ा हिम्मत आया। तब मैं खैरागढ़ लौट के गई, 4 महीने से मैं वहां से निकाली गई थी इनकी गवर्नमेंट में। मेरे प्राइवेट गनमैन को निकाला गया था, बकायदा डांट के पुलिस वालों ने भगा दिया था, जबकि उनका हर पेपर वहां पे शामिल है। कोई भी आपसी परिचय के इंसान किसी परिचित इंसान को कब जानने पहचानने से इनकार करता है? 2 ही कारण होते हैं, या तो उसने उनके साथ धोखा किया है, या तो वो उनके कर्जे हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे यहाँ पे चल रहा है, कुछ ना कुछ धोखा, क्योंकि मैडम ने मुझे भी नहीं बताया, वो ऑब्वियसली इंटरनल चीजें रहती हैं कई सारी, धोखा हुआ है यहाँ पे और इसी के चलते इनको पहचानने से इनकार किया। अर्जुन ना बोले यही से प्रेजेंट बॉक्सर हम बोलना भूल गए। ये सब राजा साहब के परिवार से हैं। ये राजा साहब की बुआ लगती है, ये राजा साहब की सिस्टर है। ये लोग इसलिए आए हैं कि ये भी 2 शब्द कहना चाह रहे थे। इनको इस बात की तकलीफ है कि हमारे भूतपूर्व सीएम साहब ने हमको पहचानने से इनकार किया, यानी कि विभा सिंह को। जी बताइए। सीएम साहब मैडम को पहचानने के लिए इनकार किया, उनको सब पता है, उसके बाद भी हमें पहचानते हैं, जबकि वो महल में जा भी चुके हैं, शादी में भी गए, उसके बाद भी इनकार। आपको पहचानते नहीं थे? हाँ, सीएम भूपेश बघेल जी आपको पहचानते नहीं? जी, आपको पहचानते नहीं? और दुख इस बात की है कि उनको हर एक जानकारी है उनको कि रानी विभा सिंह जयराज सिंह की पत्नी है, तो ये अशब्द है उनके लिए, बहुत, हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है। ये मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती है और हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। तो इसके लिए मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। बच्चों का गार्जियन कौन है? कोई नहीं है, बच्चे पाले हो चुके हैं।
बच्चे बालिग हो चुके हैं दोनों। दोनों। जब नाबालिग था तो गार्जियन का राजा साहब मौत से पहले भी तो नाबालिग था, निधन के दौरान दौरान भी तो नाबालिग था, उसमें गार्जियन था। कोई नहीं, मैं थी कोर्ट ने इसको अपॉइंट नहीं किया। कोर्ट ने किसी को अपॉइंट नहीं किया था, तो हस्बैंड की डेथ के बाद तो वाइफ ही होगी ना। तीसरी औरत को तो तभी देंगे, वो तो छोड़ चुकी थी कोर्ट में, उसको कोर्ट ने मना कर दिया था, बच्चों का कस्टडी ले लिया था पद्मा पंत को, तो मेरे पास ही तो थी। मुझसे बच्चे छीन करके ही तो वो दौड़ रही थी, जो मैंने रोका तो बच्चों को बैठा लिया गया यहाँ पे। मैंने इतना ही तो बोला था कि बच्चे जंगल जंगल जा रहे हैं, कुछ होता है तो कोर्ट तो मुझसे पूछेगी। तो मुझे मैंने पुलिस वालों को बोला आप लिख करके दे दो, आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे आपके साथ जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि नहीं मैं लिख कर नहीं दूंगा। तो इस तरह की बातें भी हुई थी उस टाइम। अब तो बच्चे बालिग में बड़े हो चुके हैं, शायद वो दोनों के दोनों बेटी तो 20 साल से ऊपर हो चुकी है, बेटा भी 18 से ऊपर हो चुका है, और दोनों बोर्डिंग में रहते हैं, मतलब हॉस्टल रहते हैं। वो दोनों किसी के साथ नहीं है, ना मेरे ना पद्मा की। धन्यवाद। शिकायत दर्ज नहीं होने पर कोई रिट पिटीशन दायर किए? मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बताएं। आरोप लगाया है आपने कि वो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। आरोप नहीं है सर, ये तो आप देखिए, आप लोगों के चैनलों के थ्रू ही देखा है मैंने कि उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार किया, उन्होंने तलाकशुदा पत्नी को ला करके प्रचार किया, मुझे निगलेक्ट किया गया, मेरे साथ मेरे ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने अटैक किया, जानलेवा हमला किया, मुझसे मेरे प्राइवेट गनमैन छीन लिए गए, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। ये आरोप नहीं है, ये तो सब बिल्कुल देखे गए थे, उस टाइम पे हुआ था मेरे साथ में, बस वही बताना चाह रही थी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी मैं आप लोगों के थ्रू सबसे विनती करना चाहती हूँ कि जो महिला का इज्जत नहीं कर सकता, जो एक विधवा महिला का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे प्रत्याशी को आप अगर वो जीत भी जाते हैं तो वैसे भी वो राजनीति अब दिल्ली में करेंगे, तो ऐसे पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करती। और मेरा फर्ज है कि मैं अपने जहाँ पे राजा साहब के लोग थे, जिन पे राजा साहब जिनके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते थे, उनको मैं एक बार बता सकूं कि ऐसे इंसान, ऐसे प्रत्याशी को जो स्पेशली राजा साहब के नाम से तो वोट ना मांगा जाए। जो लोग राजा साहब को जान के वोट डाल रहे हो वो तो बिल्कुल मत दें, मैं ये विनती करती हूँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो बिल्कुल मत दें, क्योंकि राजा साहब को भी उन्होंने बहुत खून के आंसू रुलाए, और अब मेरे साथ तो जो हो रहा है वो तो देखा हुआ है। मैडम आपने कहा कि बीजेपी को वोट करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो मैं थैंक यू। संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया